राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी 2009 के अंदर, अशोक गहलोत के टाइम में 2009। और दूसरी है अब उषा शर्मा, उषा शर्मा जो अभी सुधांशु पंत से पहले थी और ये लास्ट हम कह सकते हैं कि सीएस थी, उनके बाद में सुधांशु पंत बने हैं। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? तो जनगणना अधिकारी है वो आपका डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर होता है। क्वेश्चन 121 कह रहा है आपका राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण, सिविल सेवा प्राधिकरण है वो आपके कहां पर है? राजधानी जयपुर के अंदर है। राजस्थान में पहला राजस्व दिवस कब मनाया था? अरे प्रशासन पूरा सिलेबस में है 4th ग्रेड के अंदर, 15 अक्टूबर 2020 या फिर 2019। 15 अक्टूबर 2020 को, 15 अक्टूबर 2020 को पहला राजस्व दिवस मनाया गया और राजस्व मंडल कहां पर है? वो अजमेर में है, यह भी याद रखो। कमिश्नरेट प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? वैसे राजस्थान के अंदर हम बात करें कमिश्नरेट प्रणाली कितनी जगह पर है? कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर जहां बैठता है, बताओ फटाफट। कमिश्नर प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है शहर पुलिस आयुक्त, जो कि सीपीसी है, वो होता है शहर पुलिस आयुक्त। तो कमिश्नर प्रणाली है वो आपको 2 जगह, ओके, जयपुर, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 124, यहां देखिएगा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सभी को, आप बढ़िया आनंद के साथ देखो। आज की क्लास आगाज करना जरूरी था, 6 दिन ही बचे थे, तो इस वजह से थोड़ा, हालांकि प्रेशर बहुत था। पहले वो कट ऑफ के प्रूफ इकट्ठे किए 2nd ग्रेड वालों के, एसएसटी का पेपर इतना कठिन आया कि सारी कोचिंग हाँफने लग गई, है ना। कई लोग प्रूफ भी नहीं दे पाए 99%, तो अपनी जिम्मेदारी थी। और टेलीग्राम में मैंने भेजा है बाकायदा, कठिन से कठिन पेपर के 100 में से 85 प्रूफ, कठिन पेपर के, जीके वाले के। और एसएसटी ऐसा पेपर होता है जिसमें हवा ही नहीं लगती किसी के नोट्स की, वहां भी देखो खूब सारे प्रूफ दिए। देखो तो सही पहले टेलीग्राम में जाकर के, भरोसा रहा है ना तुम लोगों को मेरे ऊपर? कई नए बच्चे जुड़े हुए, है ना, उनके लिए तो डालडा घी भी बराबर, देसी घी भी बराबर। तो समझो भाई, देसी घी खाने की आदत डालो, पेट खराब नहीं होगा कभी भी, और पेट साफ रहेगा हमेशा। राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ वाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान के अस्थायी सभापति कौन थे? और मेरे प्यारे बच्चों, अब इंडिया पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो 9 दिसंबर को 1946, 9 दिसंबर 1946, पॉलिटी के नोट्स मिल गए ना टेलीग्राम ग्रुप में, आज ही डाले, अभी शाम को ही। ये देखो लिंक दिया हुआ है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर क्लिक करके जाओ और ज्वाइन पे बटन पे क्लिक करना, आपका हो जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे। अस्थायी तो सच्चिदानंद जी से, भारतीय संविधान सभा की किस बैठक के अंदर स्थायी सभापति? देखो ये प्रश्न मैं थोड़ा इंप्रूव करवाना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 दिसंबर तीसरी बैठक थी, है ना, इसको सही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बैठक, और तीसरी बैठक में आपके स्थायी सभापति राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। सबसे ज्यादा संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? तो सबसे ज्यादा है वो मद्रास प्रांत। आज का हम बात करें तो मद्रास प्रांत, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र, मद्रास प्रांत के सबसे ज्यादा सदस्य थे। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर के हस्ताक्षर किए थे? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या लास्ट में 284 थी, 284 थी। निम्न में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देसी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? इंपॉर्टेंट है, देसी रियासतों की महिला प्रतिनिधि एनी मस्करीन थी, एनी मस्करीन थी। कॉन्स्टिट्यूशन के इतने तगड़े क्वेश्चन है, पूछो ही मत, एकदम प्योर देसी घी, चौमासर मायनो देसी घी, एकदम हरे चारे का देसी घी, सोने जैसा पीला, ये वो प्योर क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित है, इधर उधर के कोई कंटेंट नहीं है। ये कथन किसका है? बताना कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी ये संघवाद है, परिसंघात्मक शासन है। परिसंघ का मतलब होता है केंद्र और राज्य। अब ये सारे प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं, है ना। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई तुम्हें कोई दिखाने के लिए, तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है इसलिए लाया हूं। भीमराव जी अंबेडकर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है, जो बेनेगल नरसिंह राव की बात करें तो वो थे हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार।
अब इनकी नियुक्ति है वो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न भी पूछा गया था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत का सूक्ष्म चित्र कहा है? एक ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन है, ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन है कि भाई भारत का एक छोटा चित्र जिसमें सब लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, भारत की संविधान सभा का जो निर्माण है ना वो कैसे किया गया था? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन ना पूछा ऐसा हो ही नहीं। तो 1935 के अंदर स्थापित जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से इसका चयन किया गया था, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। 1935 में जो प्रांतीय विधानसभा स्थापित की गई थी वहां से। ओके, ये किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी और वो सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। ये फेमस कथन है वो किसका हो जाता है? ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं। हालांकि 4th ग्रेड में कथन थोड़े मुश्किल है, लेकिन फिर भी तैयार रहो, संविधान सभा है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 135 कह रहा है कि संविधान सभा जिसने भारत के संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का मनोनयन हुआ था किसके द्वारा या निर्वाचन हुआ था? क्वेश्चन नंबर जो आपका 135 कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, अभी जस्ट देखा ही था हमने, विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों के द्वारा जो निर्वाचित किए गए थे, और ये अभी जस्ट पिछला प्रश्न का ही एक्सप्लेनेशन है। निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? उद्घाटन जब हुआ था 9 दिसंबर को, उस समय अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। तो ऑप्शन है आपके डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के सदस्य के रूप में, देखो दलित वर्ग के सदस्य के रूप में बाद में हम जिनकी बात करें, दलित वर्ग के सदस्य के रूप में आपके बाबू जगजीवन राम जी हैं, वो दलित वर्ग के सदस्य के रूप में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति जिसका गठन आपके 29 अगस्त 1947 को किया गया था, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 पारियों में से 3 से 4 पारी में वापस छपेगा, हूबहू आएगा। टोटल 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स। भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा? भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र के.एम. मुंशी ने कहा। एक प्रश्न में तुम लोगों का डाउट था, कल तुम पूछ रहे थे कि सर कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा दो अलग अलग लोगों के द्वारा कहा गया। तो ये मैं करेक्शन कराना चाहूंगा, संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को किसने कहा और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की, ये वो क्लास है भाई जहां से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। तो प्रस्तावना को जो संविधान की जो आत्मा है वो ठाकुरदास भार्गव है ना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ भीमराव जी अंबेडकर किस में थे और ठाकुरदास जी किस में थे? हाँ, ठाकुर देशराज भार्गव, ठाकुरदास जी भार्गव, ठाकुरदास जी भार्गव ने कहा था और ये अंबेडकर जी ने कहा था। तो भीमराव जी अंबेडकर ने तो 32 को कहा था संविधान की आत्मा, और वो आपके भार्गव जी ने कहा था। ये अलग अलग है, प्रस्तावना में उनका है। अंबेडकर जी ने कहा कि अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कौन सी तिथि को हुई थी? देखो लास्ट मीटिंग जिसमें 284 लोगों ने जो हस्ताक्षर किए थे वो 24 जनवरी को होती है, 24 जनवरी 1950 को होती है, और 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया जाता है, अगले 2 दिन बाद में, 1 दिन छोड़ करके। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार है वो बेनेगल नरसिंह राव थे। सलाह देने वाले कौन थे? BN राव थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित जो मौलिक अधिकारों और आपके अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के तो प्रांतों के मूल अधिकार के हेड कौन थे? पटेल जी थे। राज्यों की बात करें और केंद्र संघ की बात करें तो वो नेहरू जी थे। प्रारूप की बात करें तो भीमराव जी अंबेडकर थे। यह प्रश्न आता है। संचालन के राजेंद्र प्रसाद जी थे, प्रक्रिया के राजेंद्र प्रसाद जी थे। बोलो मेरे साथ साथ, प्रक्रिया और संचालन राजेंद्र प्रसाद जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है 8 समितियां। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये आपके 15 महिला सदस्य थी। तो ये आपको इनके नाम याद नहीं करने, सिर्फ डाटा याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 144, संविधान सभा में कौन से मुद्दे को सुलझाने के लिए मुंशी अयंगर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया था? संघ की राजभाषा के संबंध में इनका निर्णय लिया गया था। ज्यादा डीप क्वेश्चन हो गया थोड़ा। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित हुई थी? 1946 का जो आपका कैबिनेट मिशन है, इसी के सिफारिश पर आपके संविधान सभा का गठन भारत में किया जाता है।
ये किसने कहा था कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास से बना था? आशा नहीं थी बल्कि भय था, डर था। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? पॉल ने कहा था। तो पॉल कौन सा हो गया? पॉल ब्रास हो गया। पॉल ब्रास ने यह कथन कहा था। पॉल ब्रास ने कहा था। आगे देखो नेक्स्ट, आगे देखो नेक्स्ट। सही है बेटा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन, हाथ से लिखने की समिति, उनकी बात। पांडुलेखन समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? नेहरू जी नहीं थे। ठीक है, नेहरू जी नहीं थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया? 6 में से 4 पारी में यह क्वेश्चन छपेगा। तो 26 नवंबर को अपना लिया गया। तो वो किसके द्वारा अपनाया गया था? यहां पर दिए गए प्रश्न में तो भाई जो हमारी संविधान सभा है, जो कि अभी संसद है, उसके द्वारा अपनाया गया, अधिनियमित किया गया 26 नवंबर को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? देखते ही पता चल जाए, 3 गोरा है, 1 कालो है। इसका मतलब जो अलग है वो हट गया। नहीं है पूछे उस समय एक डिफरेंट होता है। तो जिन्ना गया अपने नानी के घर। आगे देखो, भारत का वर्तमान संविधान कब लागू होता है? तो देखो डेट कैसी दी जाती है? 24 26 24 26। तो इस समय तो अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, अपनाया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। ये वो दिन है जब संविधान सभा की लास्ट मीटिंग होती है, लास्ट बैठक होती है। और ये वो दिन है जब हमारे संविधान को लागू किया गया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बातें हैं। और कई बार जल्दबाजी में ऑप्शन एक जैसे देख करके पता नहीं चलता है, तो सही करना, गलती मत करना। 151 क्वेश्चन 152 में देखिएगा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी बन गए, लेकिन उपाध्यक्ष बनाया गया था आपके एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। वकीलों का स्वर्ग किस कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है? भारत के अंबेडकर जी खुद है वो आपके, अंबेडकर जी खुद है वो आपके क्या थे? वकील थे। सारे वकीलों का स्वर्ग किसको कहा गया? इसको कहा गया, भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब इसका आंसर बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो यह आपके 29 अगस्त को होती है 1947। तो प्रारूप समिति के किसने तैयार किया था? ABCD कौन सा होगा? अंबेडकर जी होगा, BN राव होगा, सत्येंद्र जी होगा, या KM मुंशी होगा? तो दिए गए ऑप्शन में बेनेगल नरसिंह राव, BN राव होगा। अब देखो आगे मिले जुले आंसर यही आएंगे तुम्हारे पेपर के अंदर। और इधर उधर मैराथन में बहुत चल रही है, जो काम की लगे वही लिया करो। ठीक है, तुम्हें लगे कि लेनी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ही चलो लगा तो उसमें थोड़ा भटको। ठीक है, बचना, थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मैं लगा दूंगा, कहां भटकने की जरूरत है। आज जो मैं PDF टेलीग्राम में डालू ना तुम लोगों के, अभी भी 4000 बैठे, सुबह को नहीं थे लोग ना, गुरुजी पूरा पढ़ के जावांगा। 4000 बच्चे अभी भी बैठे हुए। तो आज जो मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में डालू ना, वो कल अच्छे से पढ़ लेना। पूरा दिन है तुम्हारे पास में, तुम लोग पढ़ोगे और मैं कंटेंट तैयार करूंगा और फिर मैं आऊंगा लाइव 12 घंटे। तब तक सारे PDF पढ़ लोगे बढ़िया तरीके से। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी की 2-2 PDF दूंगा, हजार प्रश्न देख के निकाल लें बस। फिर मैं करंट अफेयर्स की PDF वापस भेजूंगा, क्वेश्चंस और थ्योरी की। राजस्थान पॉलिटी भी करानी है मुझे, है ना, तो वो आज सारी मिल जाएगी, साइंस वगैरह सब कुछ दे दूंगा। हाँ ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ। मेरी वीडियो में ऐड नहीं आती, वाह घनी चौकी बात है। ऐड तो ये है कि महीने का लाखों रुपए का नुकसान करके ऐड नहीं दे रहा हूं। मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं, महीने के लाखों रुपए यूट्यूब से कमा सकता हूं, लाखों, झूठ नहीं बोलता। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे कि माइंड मैप पे ऐड क्यों नहीं आते है, तो बता देना मदन सर ने लाखों रुपए छोड़ करके ये ऐड ऑफ की है। लाखों रुपए शायद राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इतना पैसा नहीं है जितना यूट्यूब से मैं ले सकता हूं। पर वो तुम लोग गाड़ियां दोगे कि गुरुजी इतना कहीं पैसा, लालची हो, व्यापारी हो क्या, बिजनेसमैन हो क्या, ऐड तो बंद कर दो। तो ले भाई कर ली। बाकी माइंड मैप के जो
स्टूडियो के अंदर बता दूं, चलो बात आई गई है तो बता देता हूं, बाकी थोड़ा सा मुझे बताने में इतना तो नहीं होता है। यूट्यूब स्टूडियो में बता दूं, ये एक्चुअल व्यूज देख रहे हो यूट्यूब स्टूडियो में 20,50,000, ढंग से देखो कितना दिख रहा है, 20,50,000 व्यूज है यूट्यूब के लास्ट कितने घंटे के, 48 घंटे के 20,50,000 व्यूज। 20,50,000 व्यूज प्रेजेंट टाइम में पूरे राजस्थान में एक दो चैनल नहीं होंगे ढंग से जिनके 20,50,000 व्यूज 48 घंटे में देखे जाते हो। इतने व्यूज पर 20,50,000 इतने व्यूज पर कितना पैसा आ सकता है, किसी को पूछना, जो कोई भी जानकार है वो बता देगा। महीने का इसका 1/4 तो कर ही लो, ठीक है। तो लेकिन क्या करें, व्यापारी बना दोगे तुम मुझे, फिर कह दो बिजनेसमैन हो, इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे गुरुजी, नरक में जाओगे, इसलिए बंद किया ना। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा तुम लोगों का टाइम खराब किया, लेकिन बताना पड़ा मुझे, ठीक है। हकीकत यह है कि चलो खैर छोड़िए इस बात को, पैसा सब कुछ नहीं होता है शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर 155, एक जरूरत पूरी होने के बाद में पैसा मेरे लिए उतने महत्व का नहीं है, ठीक है। आगे देखो, भीमराव जी अंबेडकर ने कहा यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे मनुष्य दुष्ट था। यह कथन भीमराव जी का है क्वेश्चन नंबर 155 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 156 में देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। संविधान सभा की मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष है वो आपके मूल अधिकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, पटेल जी को बनाया गया था। संविधान का आधार क्या है, हमारे संविधान का आधार क्या है, क्वेश्चन नंबर 158, विधि का शासन, संसद सर्वोच्च नहीं है, कानून है वो आपका यहां पर सर्वोच्च है, जिसकी शक्ति उसे संविधान से मिलती है। ये अच्छा प्रश्न है। आगे देखो, भारत का संविधान भारतीय जनता को कब दिया गया था, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भारत का संविधान भारतीय जनता को कब दिया गया, दिया गया मतलब कब लागू किया गया। अरे ना भाई, यूट्यूब में करोड़ों को नहीं है, माफी चाहूँ, तो गरीब आदमी हूं मैं, कट्टा पैसा है, ठीक है। वो तुम लोगों के लिए कल ही ऐड ऑन कर दूंगा, फिर एक वीडियो में 100 ऐड आएगी, फिर मेरे पास तो खूब पैसा आएगा, 10 दिन के अंदर मैं कमा लूंगा खूब सारे। बताओ ऐड ऑन कर दूं। तो फिर भारतीय संविधान को भारतीय जनता को कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो देना मतलब लागू करना, देना मतलब लागू करना या अधिनियमित करना, दोनों में से अंतर है। यह है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो 159 है, कब किया गया था। भारत का संविधान अधिनियमित करना, आत्मार्पित करना, यह शब्द है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अधिनियमित करने वाले को कहा गया है, अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत, कब अपनाया था हमने जनता को, 26 नवंबर, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसके अंदर, 26 नवंबर कब अपनाया गया, ठीक है। ओके, आगे देखो, भारत का संविधान भारत की जनता को कब दिया गया था। चलो आगे देखो भाई, यहां पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका उल्लेख है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका उल्लेख प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो आपका यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, निरपेक्ष वाला हो गया। भारतीय संविधान सभा और उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब पारित किया, देखो उद्देश्य प्रस्ताव है वो आपका 13 दिसंबर को लाया गया था 1946 में, और 22 जनवरी को लागू किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है वो आपके संविधान के अंदर हम बात करें कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। 8वीं में आपकी भाषाएं आ जाती हैं, 8वीं में आपकी भाषाएं आ जाती है। भारतीय संविधान के कितने भाग और अनुच्छेद थे, ये कह रहा है कि कितने अनुच्छेद थे, ये कह रहा है। अब मूल रूप से कितने थे, तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में देखोगे 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ये वर्तमान में है, ठीक है, ये वर्तमान में है। तो ये ध्यान रखना दोनों वाले, वर्तमान में 24 भाग और अनुसूचियां हो गई, तो थोड़ा अनुसूचियां 8 की 12 हो गई है, तो भाग है वो 24 हो गए। अनुच्छेद, हालांकि मूल अनुच्छेद तो 395 है, लेकिन संशोधन के साथ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 164 देखिएगा, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से। इसकी मैंने पूरी एक पीपीटी बनाई थी आपको। अगला देखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा कौन सा है, संविधान है। भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का जो हेड है ना वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है वो आपका
भारत के अंदर वंशानुगत शासन नहीं है, बल्कि यहां पर गणतंत्र है, जनता, और उसका हेड राष्ट्रपति होता है, निर्वाचित होता है। ये अप्रत्यक्ष ही हो, ये आप कह सकते हैं, लेकिन निर्वाचित है। गणतंत्र का हेड राष्ट्रपति का हो गया, गणतंत्र का हेड राष्ट्रपति, जो सर्वोच्च पद है आप संविधान के अंदर। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, अभी सुर्खियों में था, तो दूसरा सर्वोच्च पद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका उपराष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जज को मत कर देना। भारत एक गणतंत्र है जिसके अंतर्गत निहित है कि राज्य का एक अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। ये गणतंत्र की मीनिंग है। ये अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है, संविधान के संबंध में ही है, अलग कुछ नहीं है। क्वेश्चन 168 देखिएगा, निम्न में से किसने निर्धारित किया कि भारत का संविधान है वो एक परिसंघ है? कौन सी ऐसी बात है जो ये बताती है कि भारत का संविधान है वो परिसंघ है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत। और 7वीं अनुसूची कहती है कि आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो परिसंघवाद की बात करते हैं। अब ये प्रश्न तो आना चाहिए, 6 पारियों में से बार बार रिपीट होगा। भारत का संविधान तो ना ही कठोर ना ही लचीला, ये नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत करना, दोनों ही है। थोड़ा कठोर है, थोड़ा गर्म, तो थोड़ा नरम, ऐसे याद करना। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कठोर भी है और लचीलापन भी है। स्ट्रिक्ट है कई बार संविधान संशोधन के मामले में, और लचीलापन भी, आप कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो इसको बताते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये प्रश्न फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 170 है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? कौन से देश से हमने स्वतंत्रता वगैरह? ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस मत करना, सी है ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिएगा, रात के 12 बजे छोटी मोटी मिस्टेक ना करें, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में उल्लेखित जो न्याय के आदर्श कौन से संविधान से लिए गए? न्याय के आदर्श हमारे जो है रसिया से लिए गए। अमेरिका से पूछे तो आपके मूल अधिकार वगैरह, ये जो है ना, कनाडा से संघवाद की बात है, विधि के शासन की बात यहां से है, विधि का शासन है। और फिर कनाडा से है तो संघ की बात आ जाती है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो यहां से है। तो वो पढ़ा दिया सब, बस ये तो क्वेश्चन फटाफट रैपिड फायर है। अगला देखो, संविधान के संरक्षक के रूप में, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहां से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, संविधान के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की बात हम करें, देखो एक न्यायिक पुनरावलोकन है, तो वो आपका अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से है। न्यायिक पुनरावलोकन, हालांकि ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे 4th ग्रेड में नहीं आएंगे। कुछ 10 एक क्वेश्चन में जानबूझ के कठिन लाया हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, वो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 172, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, ये आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। ठीक है, आगे देखो, कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला देखिएगा, गणतंत्र व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन से देश के संविधान से ली गई है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र होगा, इस गणतंत्र की व्यवस्था को हमने कहां से अपनाया है? बताओ, गणतंत्र को हमने कहां से अपनाया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, फ्रांस से अपनाया है गणतंत्र को। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? राष्ट्रपति के ऊपर अनुच्छेद 61 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 61 के अंदर इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाई है। यूएसए इज द राइट आंसर। ठीक है, बी। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में प्रदत्त आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का उल्लंघन संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया? आपातकाल में मूल अधिकारों का उल्लंघन संबंधी प्रावधान, ये क्वेश्चन नंबर 176, जर्मनी या जापान? बताइए, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न थोड़े से संविधान इसके स्रोत के संबंध में हमने आप लोगों के लिए लिए हैं। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी, डी है, डी है, जापान नहीं होगा, बी नहीं होगा। अगला देखिएगा,
भारतीय संविधान का 75% अगर हम कहें तो ये 1935 के भारत प्रशासन अधिनियम जो है वहीं से कॉपी किया गया है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लो जी आ जाओ, थोड़ा साइंस में आ जाओ। इंडिया पॉलिटी कंप्लीट होती है, राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट होती है। हम थोड़ा सा साइंस के सीधे सीधे प्रश्न, जो पिछली क्लास में मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के उधर, बाकी दाद राहुल सर ने बढ़िया क्लास ली, जबरदस्त वाली, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन है ही नहीं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, सारे क्वेश्चन करवा लिया। ठीक है, ये मैं यहाँ पर वो जो छोटे छोटे उदाहरण वगैरह जो सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो करवाऊंगा। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो आपके सिलेबस में है तो ये छोटे कणों से बना है कि इसका वेग बहुत अधिक है, कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है, तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। सी ऑप्शन वेवलेंथ वाला ये होगा, जो होता है वो तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, ये सीधी रेखा में चलना बताता है। अगला, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। 6 पारियों में से एक प्रश्न बड़ा सिंपल सा ये पूछा जाएगा कि निर्वात, जैसे हम बात करें हवा, है ना, तो वहां पर उसका वेग है वो अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। फिर देखो, प्रकाश की गति का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है। बाकी तो राहुल सर ने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया A to Z। मैं वो प्रश्न बताऊंगा जो डायरेक्ट 10, 20, 50 में से आपके 5 में से 2, 3 एक एक क्लास में से सीधे सीधे आ जाए। हालांकि उन नोट्स में से कुछ भी बाहर नहीं है, उन क्वेश्चंस में से कुछ भी बाहर नहीं है जो राहुल सर ने कराए थे, मैथ वाले टीचर जो कराएंगे, हिंदी वाले सर जो कराएंगे। मैं बस आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हल्की फुल्की स्टडी करवाता रहता हूँ कि साथ साथ में तुम्हें मजा आए, तो वो सब मैंने करवा दिया तुम लोगों के लिए, टेंशन मत लो। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर इतना गति करते हुए लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश किरणों की, विकिरणों की प्रकृति है, तरंग और कण है दोनों समान होते हैं, तरंग और कण है वो दोनों समान होते हैं प्रकाश विकिरण के अंदर, याद रखिएगा। और सूरज से प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है? 8.5 मिनट लगते हैं, लगभग 8.5 मिनट लगते हैं। एक काटा हुआ हीरा है वो जगमगाता है, ये किसका उदाहरण है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन माध्यम से जैसे ही विरल में आया, विरल बीच में रखना और फिर वापस सघन की ओर, इसे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हीरा इसलिए जगमगाता है। तो अच्छा प्रश्न है, इसके उदाहरण राहुल सर ने आज करवाई दिए थे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, खूब कराए थे सारी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश वायु से कांच में। अगला देखिएगा, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? यह भी पूर्ण आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो रेगिस्तान में दिखती है। निम्न में से कौन से रंग का सबसे ज्यादा जो है वो तरंग दैर्ध्य होता है? सबसे ज्यादा किसका होता है और सबसे कम वाला, वो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा होता है वो आपके लाल रंग का होता है और सबसे कम है वो आपके बैंगनी रंग का होता है। तो दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे कम और सबसे ज्यादा दोनों याद रखिएगा। आज सारे उदाहरण करवा दिए, राहुल सर ने बहुत मेहनत करके नोट्स तैयार किए थे। मैं तो आपके लिए 20-25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आपको इसमें किसी प्रकार की टेंशन लेनी नहीं। तो यहां पर लाल हो गया, लाल तो सबसे लंबा, और सबसे कम बड़ा है तो बैंगनी करोगे, सबसे कम पूरे को बैंगनी करोगे। और दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला है वो भी बैंगनी है। आगे देखो, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण कौन करता है? धातु, अधातु वगैरह टॉपिक जो सिलेबस में है हम बात करें तो कार्बन की बात करें, कार्बन है वो सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन के ये जो अपर रूप हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, हम इनकी बात करें तो कोयला वगैरह सब है, लेकिन इनमें से कोई भी है वो कार्बन उपयुक्त में से जो हम बात करें कोई भी नहीं है, कार्बन नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, ये जो है आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका डी आंसर होगा। अगला देखिएगा, केवल कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफीन है वो आपका केवल कार्बन, और लेड है वगैरह उनके अंदर भी नैनो प्रतिरोध। अगला देखिएगा, कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, लेकिन ऑक्सो कार्बन नहीं है, ऑक्सो कार्बन नहीं है, ऑक्सो कार्बन इसमें नहीं है, सी आंसर। उसके बाद देखिए, लेड पेंसिल में क्या होता है? पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है। अगला, भारी मशीन के अंदर जो स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल चिकनाहट के लिए किया जाता है, सी आंसर। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? ये भी कौन सा है? थ्रोम्बिन है, ये भी कौन सा है? थ्रोम्बिन है।
फिर देखिएगा प्लाज्मा के अंदर, जो हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा के अंदर जो है आपका कितने प्रतिशत जल होता है, तो ये 90% होता है। प्लाज्मा के अंदर जल कितना होता है, 90% होता है। यूरिया किसके द्वारा खून से अलग किया जाता है, यूरिया की बात करें तो ये आपके गुर्दे के द्वारा, यानी कि हम बात करें किडनी, है ना। गुर्दे कितने होते हैं, 2 होते हैं। यकृत की बात करें तो वो लीवर है, वो 1 ही होता है। ये है आपके यूरिया। क्वेश्चन 98। आगे देखो नेक्स्ट, मानव के गुर्दे निम्न में से कौन सी प्रणाली के अंग है। गुर्दों की बात करें तो उत्सर्जी अंग के भाग हैं, और उत्सर्जन को एक्सक्रीशन कहते हैं, तो एक्सक्रीशन इसके पार्ट हो जाते हैं। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब हिंदी स्टार्ट होती है। दो भाई देखो, मेरी मन रहा नहीं जाता, जो पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो सारे ही करवा देता हूं मैं आप लोगों को, इसलिए मैं कहता हूं बार बार आने वाले ये जो प्रश्न है ये रिपीट होंगे, ये आप लोगों के रिपीट होंगे, ध्यान रखिएगा। आप लोग सेल्फ पढ़ो या मेरे से पढ़ो, लेकिन लास्ट टाइम में तो मैं आप लोगों के लिए सारे जो PYQ आए हुए हैं वो सारे कराऊंगा, ठीक है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न हिंदी का है, ध्यान दीजिएगा हिंदी वाले इस प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वाक्य के अंदर गरीबों शब्द, एक गरीब जो शब्द है वो एक जाति है ना। कोई व्यक्ति विशेष का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, ठीक है, व्यक्तिवाचक होता तो व्यक्ति होता, लेकिन ये जाति है ना, गरीब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक जातिवाचक। जातिवाचक निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सारे के सारे व्यक्तियों के नाम कहां दिख रहे हैं, राधेश्याम, पन्ना लाल है, हिमालय है, ये सारे के सारे आपके हिमालय, मतलब पर्वत होता तो जाति होती, आदमी होता तो जाति होती, राधेश्याम भी आदमी होता तो जाति होती, लेकिन यहां पर व्यक्ति विशेष का नाम दे दिया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाती है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इस शब्द में संज्ञा कौन सी है, कहां पर संज्ञा है, तो संज्ञा है वो आपकी सेना शब्द के अंदर है, और सेना एक समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। राम की लंबाई कम है, और लंबाई शब्द में संज्ञा कौन सी है, द्रव्य है कि समूह है कि भाव है कि व्यक्ति है, लंबाई है, एक भाव बता रहा है, क्या बता रहा है, लंबाई है वो आपके भाववाचक संज्ञा है। बहुत प्यारा शब्द है, लंबाई वाले में क्या करोगे, भाववाचक संज्ञा, डी आंसर। फिर देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो समुद्रगुप्त तो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन जो नेपोलियन शब्द है वो एक जाति, जातिवाचक। अब नेपोलियन किसी के लिए भी इस्तेमाल कर ले अब जो, ठीक है, तो एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। कर्मता के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्रिया के 2 भेद हैं कर्म के आधार पर, सकर्मक अकर्मक। एक छोटा सा उदाहरण करवा देता हूं, सकर्मक और अकर्मक। अब क्या होता है कि कई बार होता है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, सकर्म में तो आपका है वो आपका कर्म होगा, और अकर्म में कर्म गायब होगा। जैसे है ना कि राम आम खा रहा है, श्याम साइकिल चला रहा है, तब तो हो गई सकर्मक। प्रश्न पूछो क्या चला रहा है, कि साइकिल चला रहा है, प्रश्न पूछते ही आंसर निकल गया, तो सकर्मक। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तीनों है। लेकिन अकर्मक में ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या होता है, गायब होता है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है, गायब होता है। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, क्रिया तो है दौड़ना, लड़का सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट गायब है। इतने सरल भाषा में तो फिर कौन समझाएगा, बता दो। ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता कर्म, कर्ता क्रिया और कर्म। हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो, ग्रामर, सीधी सी बात है बस, और कोई नहीं, इससे सरल भाषा में कोई नहीं समझाएगा। फिर आगे बढ़ो, किस विकल्प में कारक संबंधी त्रुटि है, कारक संबंधी त्रुटि कौन से में है, बताओ। दिए गए ऑप्शन के अंदर कारक संबंधी त्रुटि किस में है, अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, तो से आना चाहिए, जो नहीं है तो कारक संबंधी त्रुटि 1 के अंदर है। किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है, गत सोमवार वो लंदन जाएगा, पराधीनता की बेड़ियां पैरों में पड़ी है, रेडियो की उत्पत्ति किसने की, न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, तो न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, ये एक शुद्ध वाक्य है। तत्सम से तद्भव बने शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प आपका गलत सुमेलित है। तत्सम से तद्भव है, तत्सम मतलब जो संस्कृत के जो शब्द है जो ज्यों के त्यों इस्तेमाल कर लिए गए, और तद्भव मतलब आम बोलचाल के जो शब्द है, तो तत्सम तद्भव आपके सिलेबस में है। तो मंथन को मक्खन तो सही जोड़ा है, महापात्र का महावत, लालच का लालसा, वृश्चिक का बिचू,
दिए गए में असुमेलित कौन सा है, दिए गए ऑप्शन के अंदर आपका असुमेलित कौन सा है, तत्सम तद्भव वाले में असुमेलित कौन सा है? लालच, लालसा, लालच, लालसा। तो ये आपका इसमें संस्कृत का शब्द जो है दोनों है, एक तरह से कह सकते हैं कि आम बोलचाल के शब्द है, इसमें संस्कृत का शब्द नहीं दिख रहा है। वक्र शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा? ये थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वक्र का होता है ऋजु होता है। विलोम है अशुद्ध विलोम पहचानना है। विलोम शब्द जब भी आएगा तो मैं सेम टू सेम शब्द देकर के कंफ्यूज किया जाएगा। वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी, क्षय मतलब घटना, स्मरण मतलब याद रहना, जो विस्मरण मतलब भूल जाना, उल्टा पैना मतलब तेज, और बोतरा मतलब तेज धार नहीं है जिसमें, धनाढ्य मतलब धनवान, और धनवान का मतलब भी धनवान। तो ये विलोम तो हुआ नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं। कोई कठिन नहीं आएंगे, सीधा सा आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जो हाजिर जवाबी आपकी कैसी है वो देखी जाएगी। ठीक है, या हाजिर जवाबी देखी जाएगी। फिर अगला देखो, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है, दिमाग है वो आपका सीपीयू है, वो उसके दिमाग की तरह काम करे, सीधी सी बात है। फिर देखो एएलयू जो है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। तो कहीं एक आध प्रश्न आपका फुल फॉर्म का भी कंप्यूटर से संबंधित दिया जाएगा। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? परम 8000 है, जो सीडैक पुणे के द्वारा बनाया गया था। 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी के अंदर, अब 1 जीबी के अंदर है वो एमबी होते हैं, 1024 एमबी होते हैं। लेकिन ये जो इकाइयां हैं वो आपको मेमोरी वाली जो आपको याद करनी पड़ेगी अलग अलग। अगला देखिएगा, एक निब्बल किसके कितने बिट के बराबर होता है? एक निब्बल है वो कितने बिट के बराबर होता है? एक निब्बल है वो 4 बिट के बराबर होता है, और फिर बाइट बनता है। इस तरह से आगे बढ़ती है इकाइयां। ठीक है, निब्बल सबसे छोटा, फिर आपके 4 बिट है वो सबसे छोटा, और फिर निब्बल बनता है। ठीक है, बिट 4 बिट से एक निब्बल बनता है। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के सेट को क्या कहोगे? आप सॉफ्टवेयर कहोगे। प्रोग्राम या निर्देश के सेट को आप क्या कहोगे? सॉफ्टवेयर कहोगे। फिर अगला देखिएगा, निम्न में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। पटवारी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, एज इट इज पूछा था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है दिए गए में से? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? और हाँ जी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? लिनक्स है, मोजिला है, लिनक्स है, मोजिला है, मोजिला फायरवर्क्स है, एंड्रॉइड है, लेकिन कौन नहीं है? सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है इसमें दिए गए ऑप्शन के अंदर? ये पटवारी वाले में भी पूछा था। बी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये आया था प्रश्न अभी एग्जाम के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन सॉफ्टवेयर है, लिनक्स मोजिला वगैरह सारे एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला देखो, कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाए, वो आपको याद रखने हैं। इसमें जो सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक है, वो इसके अंदर नहीं है। काम बिगड़ जाने, अब देखो थोड़े से हिंदी के मुहावरे वगैरह मेरे से रहा नहीं गया, तो हिंदी के थोड़े मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह कुछ और भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मुहावरे लोकोक्ति में प्रश्न एटलीस्ट गलत ना करें। आगे आ जाओ, बहुत सिंपल सिंपल शब्द है कि काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा करना। अब क्या अपछताए क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये बिगड़ जाने के बाद पछतावा करना। फिर है कि आपके बाँचे खिलना, बाँचे खिलना मुहावरे का जो यहाँ पर जो अर्थ है वो क्या है? बाँचे खिलना, अच्छी तरह से कहते हैं प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, हैप्पीनेस के लिए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है? हाथ कंगन को आर से किया मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये इसका सही अर्थ है। सांप चचुंदर की गति होना मतलब डर जाना, ये यहां पर क्या सही है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को सही से पहचानना है। सावन हरे ना भादो सूखा, इसका मतलब होता है हमेशा एक स्थिति में होना। और लिखे लिखे ईशा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य लिखावट नहीं, फिर मतलब पढ़ने योग्य लिखावट नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन, सांप चचुंदर की गति होना, इसका मतलब होता है असमंजस की स्थिति होना। असमंजस, असमंजस की स्थिति, कुछ सूझना नहीं है ना। आगे देखो,
कौन से मुहावरों के अंदर मुहावरे के सामने लिखित अर्थ है वो आपका सही नहीं है। ऐसे ही तो कुछ प्रश्न दिए जा सकते, सीधा सीधा भी दे सकते हैं, अलग तरीके से भी दे सकते हैं। हाँ, दुविधा में देना, दुविधा हो जाना, द्वंद्व की स्थिति हो जाना। आपका बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, बगले झांकना, जवाब न दे पाना, राग बिगड़ना, बेसुरा सुर हो जाना, लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। तो लहू का घूंट पीना यहां पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर लास्ट है कौन सा सही नहीं है। लहू का घूंट पीना, लहू का घूंट पीना, ओके, लहू का घूंट पीना, राग बिगड़ना, बगले झांकना, कौन सा सही है? जवाब ये भी सही है, व्यर्थ प्रयास करना। लहू का घूंट पीना क्रोध को दबाना ही होता है एक तरह से। राग बिगड़ना मतलब ऐसा नहीं कि एज इट इज वो का वो हो जाए, एज इट इज वो का वो थोड़ा सा कई बार मुश्किल होता है। तो ये भी आप लोगों को इसके अंतर्गत याद रखना है कि सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर कई बार ना मिले। तो राग बिगड़ना मतलब बेसुरा हो जाना, स्वर बेसुरा हो जाना, वो कई बार सीधा अर्थ भी नहीं लिया जाता। लहू का घूंट पीना मतलब क्रोध को दबाना। पूछ क्या रहा है कि नहीं है ये आपका सी ऑप्शन, क्योंकि तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। काठ की तरह शुष्क होना अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति के लिए काठ का उल्लू शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लहू का घूंट, अब इसमें एक जैसा स्वर भी बेसुरा होना, राग बिगड़ना कह सकते हो। लहू का घूंट पीना मतलब अपमान, क्रोध को दबाना, या इसकी जगह एक और भी हो सकता है, लहू का घूंट पीना मतलब अपमान जो है ना, अपमान सहन करना। तो ये भी हो सकता है। तो दोनों में से एक हो सकता है, 3 और 4 में से, लेकिन 4 ज्यादा सटीक है। खैर आगे बढ़े। 4 मुहावरे एक साथ करवा दिए मैंने, 4 मुहावरे एक साथ करवा दिए। अब इसका काठ का उल्लू होना मतलब ये अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग है। गलती बड़े बाबू ने की थी, साहब उस चपरासी पर बरस पड़े, तो एक तरह से इसका सही है वो वाक्य में प्रयोग है। ठीक है, आज समय का थोड़ा अभाव था। अगली क्लास के लिए मैं 30 घंटे मेहनत करके बढ़िया तरीके से है ना, शानदार। ओके, अगली क्लास बहुत शानदार होगी, उसके लिए मैं कम से कम 30 घंटे मेहनत आपके करके लेके आऊंगा, उसके लिए बड़ी मेहनत होगी। पेट में दाढ़ी होना, बाल्यावस्था से जो समझदार है उसके लिए पेट की दाढ़ी। पानी पानी हो गया मतलब कि लज्जित हो जाना, पानी पानी हो गया चोरी पकड़ी जाने पर। और नीचे पंक्तियों में उनके सामने अर्थ लिखे गए हैं, सही अर्थ आपको बताना है कि गलत अर्थ वाली पंक्ति को आपको छांटना है। गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटिए, सीधा सा प्रश्न लिखा है ऑप्शन के अंदर, गलत अर्थ वाली पंक्ति को आपको छांटना है दिए गए ऑप्शन के अंतर्गत। ठीक है, गलत अर्थ वाली पंक्ति कौन सी है? लंगोटी में फा खेलना, दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना मतलब डींगे मारना, परवी बैठना, विचार मिलना। और गलत अर्थ कौड़ी का 3 बहुत अच्छा होना। कौड़ी का 3 का मतलब होता है आपका तुच्छ होना। कौड़ी का 3 का मतलब क्या होता है? तुच्छ होना। हारने तो नहीं दूंगा तुम लोगों को, है ना, सारी चीजें एक साथ एक जगह करूंगा सारी। खरी पात्री कान की, कान का कच्चा होना इसका अर्थ हो गया। ये मुहावरे है। कई बार देखो मुहावरे में क्रिया आती है और लोकोक्ति के अंदर क्रिया नहीं होती है। इन तिलों में तेल नहीं एक लोकोक्ति है, जबकि मुहावरा होता तो क्रिया होती है। थोड़ा पहचानना, एक सामान्य शब्दावली, सामान्य जनरल नॉलेज होना चाहिए। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का मतलब क्या होगा? तिलों से तेल ना निकलना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आस न करना। तो एग्जैक्ट अर्थ नहीं निकलता, बल्कि उसका एक तीसरा अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है, किसी प्रकार के लाभ की संभावना नहीं होना, कि मतलब अब इन तिलों में तेल नहीं रहा। चचुंदर के सिर चमेली का तेल है, अयोग्य व्यक्ति को स्तरीय वस्तु मिल जाना, यह हो जाता है। चुल्लू पर पानी में डूब मरना, ये फेवरेट मुहावरे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, एलडीसी वगैरह हो गया, छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर जो 4th ग्रेड में आ सकते हैं। मुझे लगा कि कराना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ। ठीक है, छचुंदर के सिर में चमेली का तेल हो गया। ये आपका चुल्लू पर पानी में डूब मरना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद ही कर बैठना। फिर इमली के पात पर दंड पेलना, मतलब सीमित साधनों से बड़ा काम करने का प्रयास करना, तो इमली के पात पर दंड पेलना। काजी जी दुबले क्यों? शहर का अंदेशा है, तो दूसरों की, है ना, वो चिंतित रहना, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना कि काजी जी दुबले क्यों है, कि मुझे पूरे शहर की चिंता है। उल्टी गंगा बहाना, मतलब उल्टी गंगा मतलब असंभव काम या गंगा की धारा में तैरना, रीति के विपरीत काम करना। तो ये अर्थ दूसरा निकला कि जो रीति चलती आ रही थी उसके विपरीत काम किसी ने किया, तो कहा उल्टी गंगा बहा रहा है। ओढ़ लेना का मतलब क्या हो गया? ओढ़ लेना। ओढ़ लेना मुहावरे का यहां पर अर्थ हो गया कि हमने स्वीकार कर लिया। ओढ़ लेना मतलब स्वीकार कर लिया। गुस्से से देखना,
आंख दिखाना, है ना, वो आंख दिखा रहा था गंगाजल मूवी के अंदर, ठीक है, आंख दिखाता है। छठी का दूध याद दिलाना, इस मुहावरे के लिए छठी का दूध, है ना, बचपन में पिए दूध नहीं, घोर संकट में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, छठी का दूध याद आ गया कि संकट में पड़ गया, छठी का दूध याद आ गया मतलब घोर संकट में पड़ गया। अगला देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये जो कहावत है या लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या होना, अपने आदमी को कम महत्व देना। जैसे पापा कहेंगे मेरे छोरे को कुछ नहीं आता, पड़ोसी के छोरे कहेंगे वो तेज है, तो अपने आदमी को कम आंकना। अब कुछ पारिभाषिक शब्दावली भी हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उनकी हम बात कर लेते हैं कि जैसे हम प्रमाणीकरण की बात करें, इसके लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा आएगा, प्रमाण, ऑथेंटिक, ऑथेंटिकेशन। ऑटोनॉमस एक शब्द है, इसके लिए जो है हिंदी पारिभाषिक सामने कौन सा होगा, स्वायत्त। ऑटोनॉमस का लिए जो है होगा स्वायत्त होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही होगा वो प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। और मेमोरेंडम एक बहुत अच्छा शब्द है, मेमोरेंडम जो बार बार एग्जाम में आता है, ये ज्ञापन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा लेता हूं, मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है ना, बहुत यूजफुल है। मैं मेरी तरफ से जितना बेस्ट कर सकता था उतना बेस्ट किया, और अभी 2 घंटे में 1 लाख बच्चे मैं पढ़ा के सोऊंगा, मुझे उसकी खुशी है इस बात की। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, बढ़िया। अगली क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके आऊंगा, आज 250 क्वेश्चन, आज समय का थोड़ा अभाव था और बिना क्लास लिए मैं सो नहीं सकता था, इसलिए क्लास लेना बहुत जरूरी था। तो 250 क्वेश्चन में 2.5 क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो उसके लिए माफी। एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा, एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक है वो आपके शैक्षणिक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वगैरह। प्रोबेशन जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, जब आप 4th ग्रेड बन जाओगे तो आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, ठीक है। ओके, 250 में से कितने गलत हो गए वो बता देना बस, है ना, वो देखना कि सर मेरे इतने सही है इतने गलत। किस क्रमांक पर सही मेल नहीं है, पेंडिंग मतलब लंबित होता है, पर्सनल मतलब कार्मिक है, और राशन रसद है, ऑनरेरी मतलब मानदेय। तो ऑनरेरी जो शब्द है इसका मतलब होता है अवेतनिक या अवेतनिक। मैं खाना कहाँ खाता हूँ बेटा, पूरे दिन टेंशन रहती है तुम लोगों की, इसलिए वो काजी जी वाली कहावत मेरे ऊपर लागू हो सकती है। टोल टैक्स का मतलब होता है पथ कर, ठीक है, धन्यवाद, है ना।